कभी सोचा है कि नक्शे पे खींची एक मामूली सी लकीर क्या कर सकती है? अगस्त 1947 में दिल्ली के एक बंद कमरे में एक ऐसी ही लकीर खींची गई जिसने न सिर्फ एक देश को बल्कि करोड़ों जिंदगियों को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए समझते हैं कि कैसे उस एक लकीर ने इतिहास के सबसे बड़े पलायन को जन्म दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसका संघर्ष आज भी जारी है। जरा इस सीन को सोचिए। दिल्ली का एक बंद कमरा, उमस भरी गर्मी, और एक मेज पर बैठा है एक अंग्रेज जिसके सामने कुछ नक्शे, आबादी के आंकड़े और एक पेंसिल रखी है। इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हिंदुस्तान नहीं देखा था। उसे ये भी नहीं पता था कि भाई पंजाब किधर है और बंगाल किधर। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ठीक ऐसे ही एक आदमी की जरूरत थी जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की सरहद तय कर सके। उस आदमी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खींची एक लाइन, सिर्फ एक लाइन, 2 करोड़ लोगों को अपने ही घरों से बेघर कर देगी। उसे ये भी नहीं पता था कि उसकी वजह से लाखों लोग मारे जाएंगे। ये इतिहास में किसी एक फैसले की चुकाई गई सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक मानवीय कीमत थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये आदमी था कौन? इनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ, एक जाने माने अंग्रेज वकील। अब आप सोचेंगे कि इन्हें ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो पूरी तरह से न्यूट्रल थे। उनका भारत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और अंग्रेजों के लिए बस यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी। वो ना कांग्रेस की तरफ थे ना मुस्लिम लीग की तरफ। अब कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। 3 जून 1947 भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की आवाज ऑल इंडिया रेडियो पर गूंजती है। उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर कि इस देश को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। सच तो यह था कि अंग्रेजों को यह समझ आ गया था कि वो एक ऐसे जहाज पर बैठे हैं जिसमें आग लग चुकी है। उन्हें बस यहां से जल्द निकलना था। और ये सब कुछ मतलब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। जब रैडक्लिफ 8 जुलाई को भारत पहुंचे तो माउंटबेटन ने उन्हें बताया कि आपके पास सिर्फ 15 अगस्त तक का टाइम है, बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा। और काम क्या था? एक पूरे सब कॉन्टिनेंट को बांटना, वो भी पुराने नक्शों और अधूरे आंकड़ों के भरोसे। ये तो एक इम्पॉसिबल काम था। रैडक्लिफ का काम कितना मुश्किल था, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाहौर। यहां करीब 6 लाख मुस्लिम थे तो 5 लाख हिंदू और 1 लाख सिख भी थे। मतलब कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं। ज्यादातर फैक्ट्रियां और कारोबार हिंदुओं और सिखों के थे। रैडक्लिफ ने पहले सोचा चलो लाहौर इंडिया को दे देते हैं, पर फिर उन्हें लगा कि यार अगर कलकत्ता और लाहौर दोनों बड़े शहर इंडिया को मिल गए तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? तो आखिर में उन्होंने लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। और बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हो रहा था, नहीं, हर एक चीज बट रही थी। हर फाइल, हर कुर्सी मेज, यहां तक कि एक एक बोर्ड पेन भी। एक बहुत ही मजेदार बल्कि कहूं तो अजीब किस्सा है 60 बत्तखों का। बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बत्तखें मंगवाई थी। जब वो कलकत्ता पहुंची तो सवाल उठा कि ये किसकी है, वेस्ट बंगाल की या ईस्ट बंगाल की? इस बहस में बेचारी बत्तखें गोदाम में ही पड़ी रह गईं। मतलब हर छोटी बड़ी चीज पर झगड़ा हो रहा था। 13 अगस्त की सुबह रैडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी। लेकिन माउंटबेटन ने क्या किया? उन्होंने उस रिपोर्ट को एक तिजोरी में बंद कर दिया। वो इस फैसले को 15 अगस्त के बाद तक सीक्रेट रखना चाहते थे। सोच ये थी कि लोग पहले आज़ादी का जश्न मना ले, पर इसका नतीजा क्या हुआ? 15 अगस्त को लाखों लोगों को यह तक नहीं पता था कि वो हिंदुस्तान में सोकर उठे हैं या पाकिस्तान में। जब 17 अगस्त को बॉर्डर का ऐलान हुआ तो पंजाब में जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था और साथ ही सबसे खूनी भी। 15 अगस्त की शाम, अमृतसर स्टेशन। लोग लाहौर से आने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ट्रेन आई, पर प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी, एक खौफनाक खामोशी छा गई। जब ट्रेन के दरवाजे खोले गए तो अंदर का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। पूरी की पूरी ट्रेन लाशों से भरी हुई थी। हर डिब्बे में मुसाफिरों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इन ट्रेनों को लोग भूतिया ट्रेनें कहने लगे। ट्रेन की दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में यह संदेश लिखा था, और ये कोई एक अकेली ट्रेन नहीं थी। ऐसी ट्रेनें बॉर्डर के दोनों तरफ से आ रही थीं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान। ये उस पागलपन का प्रतीक था जिसने पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया था। एक तरफ पंजाब जल रहा था तो दूसरी तरफ एक और शहर था जो मानो बारूद के ढेर पर बैठा था, कलकत्ता। अंग्रेजों का असली डर पंजाब नहीं, कलकत्ता था। सबको लग रहा था कि यहां जो होगा वो पंजाब से भी कहीं ज्यादा भयानक होगा। इसे रोकने के लिए किसी चमत्कार की ही जरूरत थी।
सोचिए, पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए 55,000 ट्रेन्ड सोल्जर्स की एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी। लेकिन 2 करोड़ लोगों के सैलाब के सामने ये 55,000 सैनिक कुछ नहीं कर पाए। वो पूरी तरह फेल हो गए। लेकिन कलकत्ता में, जहां कोई आर्मी नहीं थी, एक अकेले आदमी ने वो कर दिखाया जो 55,000 की फौज नहीं कर पाई। और वो थे महात्मा गांधी। माउंटबैटन ने उन्हें कहा भी, आप मेरी 1 मैन बाउंड्री फोर्स हैं। गांधी जी का प्लान बहुत ही डेयरिंग था। पहला कदम, वो दंगे वाली जगह पर एक खाली पड़े घर में जाकर रहेंगे। दूसरा, वो भी किसके साथ? एच.एस. सोहरावर्दी के साथ, जिन्हें हिंदू कलकत्ता का कसाई मानते थे। और उनकी शर्त ये थी कि अगर एक भी जान गई तो वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। शुरुआत में हिंसा हुई और गांधी जी अपने कहे मुताबिक अनशन पर बैठ गए। 3 दिन में ही उनकी हालत बिगड़ने लगी। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। वही गुंडे जो कल तक दंगे भड़का रहे थे, गांधी जी के त्याग से पिघल गए। वो उनके पास आए, अपने गुनाह कबूले और अपने हथियार उनके पैरों में डाल दिए। 73 घंटे बाद गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ा। इसे ही कलकत्ता का चमत्कार कहते हैं। अब एक और बहुत बड़ी चुनौती की बात करते हैं। भारत के नक्शे पर 565 छोटी बड़ी रियासतें थीं। अगर ये सब अलग अलग देश बन जाते तो भारत का नक्शा स्विस चीज जैसा होता, जिसमें 500 से ज्यादा छेद होते। सरदार पटेल जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो भारत कभी एक देश के तौर पे टिक ही नहीं पाएगा। माउंटबैटन ने इन रियासतों की तुलना एक टोकरी सेब से की थी। तो सरदार पटेल ने उनसे कहा, ठीक है, अगर आप मुझे सेबों से भरी टोकरी देंगे तो मैं उसे लेने के लिए तैयार हूं। यही वजह थी कि नेहरू और पटेल ने माउंटबैटन को आज़ाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। ये एक सोची समझी चाल थी ताकि वो इन सेबों को भारत की टोकरी में डालने में मदद करें। इन रियासतों को भारत में मिलाना भी किसी फिल्म से कम नहीं था। एक राजा तो इतने सदमे में आ गए कि साइन करने के ठीक बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। जोधपुर के युवा महाराजा ने तो विलय पत्र पर साइन करने के बाद वीपी मेनन के सिर पर पिस्टल ही तान दी। और जूनागढ़ के नवाब साहब, वो तो अपने 2000 कुत्तों को लेकर कराची भाग गए। लेकिन एक सेब था जो इस टोकरी में आसानी से नहीं आया, और वो भारत की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेली बन गया, कश्मीर। यहां की सिचुएशन इतनी अलग थी कि इसका कोई आसान हल था ही नहीं। देखिए, कश्मीर का मामला जूनागढ़ से ठीक उल्टा था। जूनागढ़ में राजा मुस्लिम, प्रजा हिंदू। कश्मीर में राजा हिंदू, प्रजा मुस्लिम। जिन्ना इसी का फायदा उठाकर कश्मीर पर सौदेबाजी करना चाहते थे। इस बीच कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का अपना सपना था, एक आज़ाद कश्मीर का। फिर जो हुआ बहुत तेजी से हुआ। पाकिस्तान ने कबालियों को भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया, लेकिन वो लोग बारामूला में लूटपाट में लग गए और इसी वजह से श्रीनगर पहुंचने में देर हो गई। बस यही देरी महाराजा हरि सिंह के काम आ गई। उन्होंने भारत से मदद मांगी, विलय पत्र पर साइन किए, इंडियन आर्मी श्रीनगर पहुंची और घाटी को बचा लिया। आखिर में यूएन ने बीच बचाव किया और एक सीजफायर लाइन खींच दी गई, जिसने राज्य को बांट दिया। यही सीजफायर लाइन आगे चलकर लाइन ऑफ कंट्रोल या एलओसी कहलाई। और ये रैडक्लिफ की खींची उस पहली लकीर की सबसे लंबी और सबसे बेचैन करने वाली विरासत है, जो आज भी दुनिया की सबसे विवादित सरहदों में से एक है। तो देखिए, 1947 की कहानी में कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ बंटवारा जो एक भयानक त्रासदी थी, दूसरी तरफ 565 रियासतों का एकीकरण जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी देश का जन्म एक ही वक्त में एक त्रासदी और एक चमत्कार दोनों कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारत के बनने की जटिल और दर्दनाक कहानी पर सोचने के लिए मजबूर करता है।